प्रिय छात्रों, कैदी और कोकिला पाठ कल प्रारंभ किया गया था। उसी पाठ को आज आगे बढ़ाया जाएगा। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कल यहाँ तक का वाचन और भावार्थ बताया गया था। आज इसके आगे का वाचन होगा और भावार्थ बताया जाएगा। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कभी उस कोयल से कहता है कि हे कोयल, हमारे और तुम्हारे जीवन में समानताएं किस प्रकार हैं, कौन कौन सी समानता है। काली तू अर्थात तेरा रंग भी काला है। हम सब जानते हैं कोयल काले रंग की होती है। रजनी भी काली और यह रात भी काली है, अर्थात रात अंधेरी है। शासन की करनी भी काली, ये ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेजों की सरकार है, इसके इतने भी कारनामे हैं, जो कार्य हैं वह भी काले हैं, अर्थात अत्यंत निम्न कोटि के हैं, अत्यंत निंदित कार्य हैं। कोई भी अच्छा कार्य ये सरकार नहीं करती। काली लहर कल्पना काली, ऐसा लगता है कि जैसे चारों ओर काली लहरें उठ रही हों, और जो कल्पना होती है, मन में कुछ सोचा तो वहाँ भी अंधकार ही दिखाई पड़ता है। मेरी काल कोठरी काली, जिस कोठरी में मुझे रखा गया है वो काल कोठरी से कम नहीं है। मृत्यु के समान जीवन यहाँ जिया जा रहा है, इससे तो मृत्यु ही अच्छी है। यह कोठरी भी काली, अर्थात यहाँ घना अंधकार है। टोपी काली, अर्थात जो बंदियों का वेश होता है उसमें उनके सिर पर टोपी रहती है, टोपी काले रंग की है। कमली, जो ओढ़ने के लिए दिया जाता है, छोटा कंबल, वो भी काले रंग का है। और मेरी लौह श्रृंखला काली, और जो लोहे की जंजीरें हैं जिनसे हम भारत माता के दीवानों को बांध करके रखा गया है, वह भी काले रंग की हैं। इस प्रकार से हमारे और तुम्हारे जीवन में कहीं न कहीं समानता भी है। तो पहरे की हुंकृत की ब्याली, और जो पहरेदार हैं यहाँ के, जिनको नाम तो दिया गया है बंदी रक्षक का, लेकिन रक्षा ही नहीं करते, ये तो सताते हैं। काम इनका बंदी भक्षक का है। तो पहरे की हुंकृत की ब्याली, ब्याली अर्थात सर्पिणी, सांपिन, जो पहरेदार हैं उनकी जो धौंस है, उनकी जो डांट डपट है, उनके अपशब्द हैं, उनकी गालियां हैं, वह जैसे लगता है कि कोई नागिन, कोई सर्पणी पुकार रही हो, इस प्रकार से उनका व्यवहार है। और तिस पर है गाली ए आली। ए आली, आली माने होता है सहेली, मित्र, सखा। है मेरी सखा, है मेरी मित्र, उस पर भी गालियां दी जाती हैं। इतना होने के बाद भी इस ब्रिटिश सरकार को संतोष नहीं होता, तो अब शब्द भी कहती है। इस काले संकट सागर पर, जहाँ चारों ओर कालिमा ही है, जहाँ जीवन में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, जैसे लगता है कि अंधेरे का कोई महासागर हो जिसका ओर छोर न दिखाई पड़ता हो। मरने की मदमाती, तुम क्यों मरने के लिए तैयार हो, कोकिल बोलो तो। क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम इस प्रकार से मीठी आवाज़ में बोलोगी और कहीं
अंग्रेज सरकार को चल गया पता, इनके सिपाहियों को चल गया पता, तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, इस विषम संकट में तुम अपने मधुर गीतों को क्यों सुना रही हो, इसका यहाँ क्या प्रयोजन है। कोकिल बोलो तो। अब जो समानताएं आपने देखी हैं भी, अब जो विषमताएं हैं, दोनों के जीवन में जो अंतर है, कैदी और कोयल के जीवन में, कभी उसकी ओर ध्यान दिला रहा है कि हे कोयल, अब हमारे और तुम्हारे जीवन में जो अंतर है उसको देखो, वो कौन किस प्रकार का है। तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल तुम स्वतंत्र हो, जहाँ तक चाहो खुले आसमान में दूर दूर तक विचरण कर सकती हो, जिस डाली पर चाहो उस डाली पर बैठ सकती हो। जिस भी वृक्ष के फल चाहो अपनी मनपसंद स्वाद के फल खा सकती हो, मीठे फल हों या खट्टे फल हों, कसैले फल हों, जो तुम्हारी इच्छा हो उस तरह तुम खा सकती हो। जहाँ चाहो वहाँ का पानी पी सकती हो, अपने साथियों के साथ क्रीड़ा कर सकती हो, उछल कूद कर सकती हो, अपना मन बहला सकती हो। ये तुम्हारा जीवन है। और मेरा जीवन क्या है? मुझे नसीब कोठरी काली, जहाँ तुम्हें खुला संसार मिला है वहाँ मुझे ये अंधकार से भरी हुई एक कोठरी मिली है, जो मुश्किल से 10 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी है, जिसमें ठीक प्रकार से पैर भी नहीं फैलाए जा सकते। संपूर्ण दिनचर्या के कार्य उसी में संपन्न करने पड़ते हैं। इन कोठरियों की कभी सफाई भी नहीं की जाती, कभी धूप नहीं पहुंचती, लगातार नमी इनमें बनी रहती है। मुझे इस कोठरी में रहना पड़ता है। ये हमारे और तुम्हारे जीवन का अंतर है। कितनी विषमता है, कितना फर्क है हम दोनों के जीवन में। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तुम जहाँ संपूर्ण आकाश को अपने घूमने फिरने का क्षेत्र मानती हो, वहीं मेरी सीमाएं केवल 10 फीट के अंदर हैं। मैं उस कोठरी के बाहर नहीं जा सकता। बाहर क्या हो रहा है मैं जान नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता। उसी अंधेरी कोठरी में, उसी नमी वाली कोठरी में, उसी दुर्गंधयुक्त कोठरी में मुझे रहने के लिए विवश होना पड़ता है। लेकिन तुम इस खुले आकाश में दूर दूर तक घूम सकती हो, अन्य अपने साथियों से प्रतियोगिता कर सकती हो, अपने साथियों के साथ मीठे गीत गा सकती हो। ये हमारे और तुम्हारे जीवन की विषमता है, ये हमारे और तुम्हारे जीवन का अंतर है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। यदि तुम गीत भी गाती हो तो लोग वाह वाह करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे मधुर स्वर को पुनः सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं। और एक मेरा जीवन है कि जब कष्टकारी यातनाएं दी जाती हैं और मैं रोता हूँ तो रोना भी यहाँ पाप मानाता है, अपराध मानाता है। मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। इस प्रकार के जीवन में
विषमता, इस प्रकार का जीवन में अंतर है। मैं रोता हूँ तो भी अपराधी मानाता हूँ, और तुम गीत गाती हो, तुम्हारी प्रशंसा होती है। देख विषमता तेरी मेरी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे और मेरे जीवन में कितना अंतर है, कितनी दूरियां हैं, कितनी भिन्नता है, फिर भी बजा रही तिस्मरण भेरी, और फिर भी उसके बाद तुम इस प्रकार के आकर के मुझे एक गीत सुना रही हो। लगता है कि तुम मुझे चिढ़ा रही हो क्या? क्यों? ऐसा क्यों है? कुछ तो बताओ, मैं जान तो सकूं कि इस आधी रात में जब चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई है, चारों ओर शांतिमय वातावरण है, सब समस्त संसार विश्राम की स्थिति में है, उस समय तुम बोल रही हो, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देती? वकील बताओ, ये बात क्या है? इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दो। जो तुम्हारी ये हुंकार है, मुझे लगता है कि तुम्हारी इस मीठी वाणी में भी एक क्रांति की ज्वाला धधकाने के लिए प्रेरणा भरी हुई है। लगता है हम आज़ादी के दीवानों को तुम अपनी इस मीठी वाणी से क्रांति के पथ पर सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने आई हो। तो तुम बताओ, मुझे और क्या करना है? मैं चाहता हूँ कि हे कोयल, तुम मुझे कोई मार्ग दिखाओ, जिस मार्ग पर चलकर हम सभी अपने जीवन को धन्य कर सकें और भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कर सकें। शायद तुम्हारे पास कोई योजना है, तो बताइए मुझे क्या करना है। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? मोहन यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी के लिए आया है, अर्थात महात्मा गांधी जी। उनके व्रत पर उनका जो संकल्प था, उनका जो नियम था भारत को स्वाधीन कराने का। ये बच्चों, आपको जानना चाहिए, महात्मा गांधी के पिता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। आजकल जो पद प्रतिष्ठा एक राज्य के मुख्यमंत्री की होती है, वही उनके पिता की थी। उस समय में वे राजकोट की रियासत के दीवान थे। दीवान प्रधानमंत्री को कहा जाता था, जो राजा का सारा राज्यकाज देखता था। उसे बहुत सी जागीर मिलती थी, बहुत से निर्णय लेने पड़ते थे। राजा को उसके कार्यों में दीवान सलाह दिया करते थे। इतना बड़ा पद उनके पिता के पास था। आप सोच सकते हैं कि उस समय भी उनके पास कितनी धन दौलत रही होगी, कितनी उनकी मान प्रतिष्ठा रही होगी। फिर भी उस घर में जन्मा एक बालक, जिसका नाम बचपन में मोहनदास रखा गया, बड़ा होने पर उसने महंगे वस्त्र त्याग दिए। आपने गांधी जी का जो चित्र देखा होगा, प्रत्येक व्यक्ति का दो प्रकार का जीवन होता है। एक उसका निजी जीवन होता है और दूसरा उसका सार्वजनिक जीवन होता है। जब तक गांधी जी ने
पढ़ाई लिखाई की, उस समय के अगर उनको कहीं फोटोग्राफ आपको मिल जाए, चित्र मिल जाए, तो आप देखेंगे कि वो कोट आदि ही पहनते थे। लेकिन जब से शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब से बैरिस्टर बने और विशेषकर जो अफ्रीका गए, वहाँ के निवासियों के लिए उन्होंने कार्य किया, उसके बाद उन्होंने महंगे वस्त्र त्याग दिए और कम से कम वस्त्रों में अपना जीवन निर्वाह किया। गांधी जी के जो अधिकतर चित्र आपको मिलेंगे देखने को, उसमें वे आधी धोती कमर में लपेटे रहते थे और आधी धोती को कंधे से ओढ़ करके रखते थे। सिर में बाल नहीं थे, फिर भी कभी टोपी नहीं लगाते थे, कोई पगड़ी नहीं। क्या जिजीविषा थी, किस प्रकार जीने की इच्छा उन लोगों में थी। स्वयं सूत काट करके कपड़ा तैयार करवाते थे और वही कपड़ा पहनते थे। क्यों? क्योंकि स्वदेशी और स्वराज्य की जो भावना थी वो बड़ी प्रबल थी उनके महीने में। वो कहते थे केवल स्वाधीन नहीं होना है, स्वराज भी लाना है और सुराज भी लाना है। अपना राज्य हो स्वराज्य और सुराज्य सुंदर राज्य हो, तो हम केवल स्वाधीन न हो, ये सब भी हमारे यहाँ हो जाए। कई बार उनके मित्रों ने, अनेक पत्रकारों ने गांधी जी से कहा कि बापू, आप नंगे सिर नेतृत्व करते हैं, ये अंग्रेज बड़े क्रूर हैं, सीधे लाठी आपके सिर पर मार देते हैं, आपका सिर फट जाता है, चोट लगती है आपको, कम से कम आप एक टोपी लगा लिया करिए। जानते हैं गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, जितने कपड़े की मेरी टोपी बनेगी, उतने कपड़े में किसी नंगे, गरीब नंगे बच्चे की चड्ढी हो जाएगी, लंगोटी हो जाएगी, तो मेरा काम चल जाता है। क्योंकि ये अंग्रेजों ने देश को लूट लिया, कुछ रखा नहीं यहाँ, इसलिए हम कपड़े लाद लें और कोई हमारा बंद हो, बिना कपड़े के नग्न घूमे, तो हमको लोग क्या कहेंगे, हमारा मन हमको धिक्कारेगा। वो गांधी जी बहुत पैसा कमा सकते थे, बहुत अच्छे बैरिस्टर थे, कानून के बड़े जानकार थे, लेकिन फिर भी सब त्याग दिया और फकीर बन गए। तो मोहन के व्रत पर जो हमारे पूज्य गांधी जी का संकल्प है, स्वराज्य का, सुराज का, अंग्रेजों को इस देश से भगाने का, प्राणों का आसव किसमें भर दूं? आसव कहते हैं सार तत्व को। जब किसी चीज़ को गर्म करके और उसको निचोड़ा जाता है तो जो रस निकलता है उसको आसव कहते हैं। उनके जीवन का जो सार तत्व है, उनके जीवन का जो व्रत है, उनका जो प्रण है, उनकी जो दृढ़ प्रतिज्ञा है, बताइए मैं किसे दे दूं? कोकिल बोलो तो, हे कोयल, मैंने इतने प्रश्न किए लेकिन तुमने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ऐसा क्यों? तुम्हें उत्तर देना चाहिए। भैया बहनों, अरे भैयाओं, इस प्रकार से यह पाठ पूर्ण होता है। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं, जो भाषा कार्य हैं, ये सभी तैयार करके आगे आपको हम भेज देंगे। इस वीडियो को आप कई बार देखें, इसको समझने का प्रयास करें और अपनी पुस्तक से पाठ अवश्य पढ़ें। पाठ पढ़ने से सारी बातें ठीक से समझ में आ जाती हैं। पाठ पढ़ें और वीडियो भी देखें, दोनों काम साथ साथ में करें। पाठ सामने रख लें और वीडियो लगा लें। जब दोनों देखेंगे, पाठ पढ़ेंगे
पंक्तियों पर ध्यान रहेगा और शब्दों पर ध्यान रहेगा तो जो बात बताई गई है वो ठीक से समझ में आ जाएगी। इसी के साथ आज ये पाठ समाप्त किया जा रहा है। आगे अभी व्याकरण में बहुत कुछ काम करवाना है। आपको अनुच्छेद पहले ही भेज दिए गए हैं। अपठित केवल गद्यांश है, इस बार तैयार किया जा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि इसी सप्ताह के अंत तक आपको 4 अपठित गद्यांश प्रश्नोत्तर सहित मिल जाएंगे। इसके बाद बचेगा आपका पत्र, संवाद और कहानी लेखन आया इस बार नया। निबंध को 2 भागों में बांट दिया, निबंध हटा दिया गया और 10 नंबर का निबंध था, उसको 5-5 अंकों में करके 5 अंक का अनुच्छेद लेखन और 5 अंक का कहानी लेखन आ गया है। ये भी आपको विधिवत समझाया जाएगा। आप ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें और किसी भी समस्या के लिए मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, आपसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। देखिए, जो देश काल की स्थिति है इसमें बाहर कम से कम जाना, बहुत आवश्यकता होने पर निकलना और सुरक्षा का पूरा ध्यान देना तो भी अनिवार्य है, तभी बाहर जाइए, लेकिन सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले जीवन है और उसके बाद कुछ और है। ये छात्रों, आज हम अपनी बात ही समाप्त करें।